प्राचीन भारत में समाज आखिर चलता कैसे था। लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का समय एक ऐसा दौर था जहां एक तरफ समाज के लिए बड़े बड़े आदर्श नियम बनाए गए और दूसरी तरफ थी असल जिंदगी, जहां उन नियमों को लगातार चुनौती दी जा रही थी। आज हम इसी दिलचस्प टकराव को समझने की कोशिश करेंगे और इस पूरी पड़ताल के केंद्र में हम रखेंगे महाभारत को। देखिए, ये सिर्फ एक युद्ध की महागाथा नहीं है, बल्कि ये उस समय के परिवार, सत्ता और सामाजिक नियमों को समझने के लिए एक खिड़की की तरह है। ये महाकाव्य हमें दिखाता है कि कागज पर आदर्श क्या थे और असल में जिंदगी कैसी जी जा रही थी। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समाज की उस आदर्श नियमों की किताब को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि असलियत में इन नियमों को कैसे तोड़ा और मरोड़ा गया। हम उन लोगों की दुनिया में भी झांकेंगे जो इस व्यवस्था के दायरे से बाहर थे, और आखिर में जानेंगे कि धन और महिलाओं की सामाजिक हैसियत के बीच क्या रिश्ता था। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आइडियल व्यवस्था आखिर दिखती कैसी थी। प्राचीन ब्राह्मणवादी ग्रंथों ने समाज के लिए एक बहुत ही डिटेल खाका तैयार किया था। इसमें परिवार से लेकर व्यापार तक जीवन के हर पहलू के लिए नियम बनाए गए थे। देखिए, इस पूरी आइडियल व्यवस्था की नींव टिकी थी पितृवंशिकता पर। इसका सीधा सा मतलब है कि वंश पिता से पुत्र तक चलता था, और जाहिर है संपत्ति और पद का वारिस भी बेटा ही होता था। महाभारत का जो मूल संघर्ष है कौरवों और पांडवों के बीच, वो इसी सिंहासन के उत्तराधिकार को लेकर ही तो था। शादी ब्याह को लेकर भी नियम बहुत साफ और सख्त थे। गोत्र व्यवस्था ये तय करती थी कि कौन किससे शादी कर सकता है। नियम ये था कि महिलाओं को अपने गोत्र के बाहर शादी करनी होती थी, और शादी के बाद पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। और हाँ, कन्यादान को एक पिता का सबसे बड़ा धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। शादी ब्याह के अलावा इन ग्रंथों ने पूरे समाज को 4 कैटेगरीज या कहें कि वर्णों में बांट दिया। इसे एक दैवीय व्यवस्था माना जाता था, जहां हर समूह का समाज में एक तयशुदा मकाम और काम था। अब सवाल यह है कि इस सामाजिक बंटवारे को सही कैसे ठहराया जाता था। इसके लिए ब्राह्मण अक्सर ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का जिक्र करते थे। ये श्लोक एक तरह से एक डिवाइन ओरिजिन स्टोरी बताता है, जिससे ये पूरी व्यवस्था बिल्कुल नेचुरल और कभी न बदलने वाली लगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हर वर्ण की भूमिका एकदम तय थी। ब्राह्मणों का काम था पढ़ना, पढ़ाना और यज्ञ करना। क्षत्रियों का काम था राज करना और लड़ना। वैश्य खेती और व्यापार करते थे, और शूद्रों का काम था बाकी 3 वर्णों की सेवा करना। ये समाज का एक बहुत ही साफ सुथरा खाका था। लेकिन क्या असलियत इतनी सीधी साधी थी? क्या सब कुछ नियमों के हिसाब से ही चलता था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम देखेंगे कि कैसे असल जिंदगी इन कठोर नियमों से कहीं ज्यादा पेचीदा और लचीली थी। शास्त्रों के हिसाब से तो राजा सिर्फ क्षत्रिय ही हो सकता था, पर इतिहास देखिए, वो तो कुछ और ही कहानी सुनाता है। मौर्य, जिन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, उन्हें निम्न कुल का माना जाता था। उनके बाद जो शुंग और कण्व आए, वो तो ब्राह्मण थे, और शक शासक तो बाहर से आए थे, जिन्हें म्लेच्छतक कहा जाता था। ये जो सिक्का है, ये शक राजा रुद्रदामन का है, और इससे एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। भले ही उन्हें बाहरी माना जाता था, रुद्रदामन जैसे ताकतवर शासक संस्कृत परंपराओं को अच्छी तरह जानते और अपनाते थे। ये इस बात का सबूत है कि राजनीतिक शक्ति हमेशा जन्म से नहीं, बल्कि काबिलियत और ताकत से तय होती थी। अच्छा, अब एक और दिलचस्प केस देखते हैं सातवाहन शासकों का। इन्होंने ब्राह्मणवादी नियमों को एक अलग ही तरीके से चुनौती दी, खासकर शादी ब्याह के मामलों में। यहाँ तो नियमों का सीधा सीधा टकराव दिखता है। ब्राह्मणवादी आदर्श कहते थे गोत्र के बाहर शादी करो, लेकिन कुछ सातवाहन रानियों ने अपने ही गोत्र में शादी की। यही नहीं, वो शादी के बाद अपने पिता का गोत्र भी नहीं छोड़ती थीं। और सबसे अनोखी बात, राजाओं की पहचान अक्सर उनकी मां के नाम से होती थी, हालांकि राजगद्दी बेटे को ही मिलती थी। अब तक हमने 4 वर्णों की बात की, लेकिन समाज सिर्फ इन 4 कैटेगरीज तक ही सीमित नहीं था। कुछ ऐसे भी समूह थे जो इस ढांचे के हाशिए पर या पूरी तरह से बाहर थे। एकलव्य की कहानी शायद इसका सबसे बड़ा और मार्मिक उदाहरण है। वो एक निषाद शिकारी था जो द्रोण से धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो वर्ण व्यवस्था में फिट नहीं बैठता था, द्रोण ने उसे सिखाने से मना कर दिया। ये कहानी हमें दिखाती है कि जंगलों में रहने वाले समुदायों को कैसे इस व्यवस्था से बाहर रखा जाता, और इस व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर थे वो लोग जिन्हें अस्पृश्य या चांडाल माना जाता था। मनुस्मृति में उनके लिए बहुत ही कठोर और अमानवीय नियम बनाए गए थे।
उन्हें गांव से बाहर रहना होता था, फेंके हुए बर्तन इस्तेमाल करने होते थे और वो काम करने पड़ते थे जिन्हें सबसे दूषित माना जाता था। लेकिन सवाल ये है कि क्या सबने इस व्यवस्था को बिना सवाल किए मान लिया? नहीं, ऐसा नहीं था। बौद्ध ग्रंथ मातंग जातक से हमें एक जबरदस्त जवाबी कहानी मिलती है। इसमें बोधिसत्व, जो खुद एक चांडाल के रूप में पैदा हुए थे, जन्म से पवित्रता की सोच को ही चुनौती दे देते हैं। उनका तर्क साफ था, इंसान की कीमत उसके जन्म से नहीं, उसके कर्मों से तय होती है। चलिए, अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं और ये समझते हैं कि धन यानी कि रिसोर्सेज और ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए उनकी पहुंच सामाजिक हैसियत को कैसे तय करती थी। महिलाओं को परिवार की जमीन जायदाद जैसे संसाधनों पर तो हक नहीं था, लेकिन एक खास तरह की संपत्ति थी जो सिर्फ उनकी हो सकती थी, स्त्री धन। ये वो धन या तोहफे होते थे जो उन्हें शादी में मिलते थे और इस पर सिर्फ और सिर्फ उनका अधिकार होता था। पर यहां भी एक फर्क साफ दिखता है। मनुस्मृति को देखें तो पुरुषों के लिए धन कमाने के 7 तरीके बताए गए हैं, जिनमें विरासत, खरीद और यहां तक कि जीत भी शामिल है। वहीं महिलाओं के लिए 6 तरीके हैं और वो लगभग सारे के सारे तोहफों पर ही टिके हैं। ये दिखाता है कि आर्थिक नियंत्रण के जरिए भी जेंडर रोल्स को कैसे मजबूत किया जाता था। और ये बात हमें फिर से महाभारत के उस सबसे नाटकीय मोड़ पर ले आती है जो मालिकाना हक और अधिकारों पर सबसे बड़े सवाल खड़े करता है, चौसर का खेल, जहां युधिष्ठिर अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। और ठीक इसी जगह पर खुद द्रौपदी ने एक ऐसा सवाल उठाया जो आज भी सोचने पर मजबूर करता है। सवाल ये था कि जब युधिष्ठिर खुद को ही हार चुके थे, यानी कि वो खुद एक दास बन गए थे, तो क्या उन्हें किसी और को, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी दांव पर लगाने का कोई हक था? दिलचस्प बात यह है कि महाकाव्य में इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं मिलता, बल्कि 2 अलग-अलग तर्क सामने रखे गए। एक पक्ष ने कहा कि पत्नी हमेशा पति के अधीन होती है, तो ये ठीक था, लेकिन दूसरे पक्ष ने तर्क दिया कि एक गुलाम बन चुका आदमी किसी और का मालिक कैसे हो सकता है। ये दिखाता है कि इन सवालों पर उस दौर में भी बहस होती थी। तो इन सब बातों से हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं? यही कि प्राचीन भारतीय समाज कोई ठहरा हुआ या स्टैटिक समाज नहीं था। यह एक डायनामिक और जीती जागती दुनिया थी, जहां बनाए गए नियमों और असल जिंदगी की हकीकतों के बीच हमेशा एक खींचतान चलती रहती थी। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। समाज को बांटने की ये प्राचीन कैटेगरीज और नियमों को लेकर हुए संघर्ष आज भी हमारी पहचान और हमारे समाज की बहसों को किस तरह से प्रभावित करते हैं? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचा जाना चाहिए।